अगर हम एक पल के लिए मान लें कि किसी बहुत ही गरीब देश के विकास के लिए अरबों डॉलर का फंड दिया जाता है हाँ, और उस पैसे से बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, हाईवे बिछाए जाते हैं, बिल्कुल। कुछ बहुत ही शानदार फैक्ट्रियां खड़ी की जाती हैं। हाँ, और फिर मान लेते हैं कि 20 साल बाद कोई उस देश में वापस जाता है, ये सोचकर कि अब तक तो वहां की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी होगी। लेकिन असल में वहाँ होता क्या है? वही तो हम देखते हैं कि वो देश आज भी उतना ही गरीब है। जिन सड़कों को बनवाया गया था वे टूट चुकी हैं और फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। सारा पैसा आखिर गया कहाँ? एग्जैक्टली मतलब विकास वाली जो मशीन थी वो चालू क्यों नहीं हुई? अक्सर देखा जाता है कि जब किसी भौतिक मशीन की बात होती है, तो समस्या का समाधान बहुत स्पष्ट होता है। हाँ, एक पुर्जा खराब हुआ, उसे बदला और मशीन चलने लगी। है ना? बिल्कुल। लेकिन जब बात अर्थव्यवस्था की आती है तो ये सीधा सा तर्क काम क्यों नहीं आता? आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही कड़वी सच्चाई है। कि आखिर गरीब देश तमाम कोशिशों के बावजूद गरीबी के जाल में क्यों फंसे रह जाते हैं? हाँ, तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम कुछ बहुत ही दिलचस्प अकादमिक स्रोतों के आधार पर विकासशील देशों को इस जाल से बाहर निकालने वाली दो बिल्कुल विपरीत रणनीतियों पर बात करेंगे। सही कहा। पहली रणनीति है बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी या संतुलित विकास। और दूसरी है अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी, यानी असंतुलित विकास, जो असल में कहती है कि विकास के लिए जानबूझकर तनाव पैदा करो। हाँ, ये सुनने में बहुत ही अजीब लगता है कि तनाव से विकास कैसे हो सकता है। मेरा मतलब है कि ये तो बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव है, पर वहां तक पहुंचने से पहले मुझे ये समझना है कि ये जाल असल में काम कैसे करता है। ठीक है। मतलब अगर कोई देश गरीब है तो क्या वो बस इसलिए गरीब है क्योंकि वहां पैसा नहीं है? देखिए, ये असल में अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा और सबसे पेचीदा रहस्य है। अच्छा। जब हम इन आर्थिक ढांचों को करीब से देखते हैं ना, तो पाते हैं कि किसी देश का गरीब होना कोई एक टूटी हुई मशीन का पुर्जा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही जटिल सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो खुद को गरीबी बनाए रखना चाहता है। बिल्कुल, एक ऐसा सिस्टम जो अपने आप को उसी हालत में बनाए रखने के लिए डिजाइन हो गया है। इसे समझने के लिए हमें उस बुनियादी सिद्धांत को देखना होगा जिसे अर्थशास्त्री रैग्नर नर्क्से ने गरीबी का दुष्चक्र या विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कहा है। विशियस सर्कल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका बहुत ही सीधा सा मतलब है, एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है। ये तो गोल गोल घुमाने वाली बात हो गई। सुनने में बिल्कुल ऐसे ही लगती है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत ठोस है। चलिए इसे एक आम मजदूर के नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए एक देश में लोगों की आय बहुत कम है। ठीक है, आय कम है। तो जब आय कम होगी तो कोई भी इंसान अपना सारा पैसा सिर्फ जिंदा रहने में, यानी खाने पीने और बुनियादी जरूरतों में खर्च कर देगा। हाँ, मतलब बचत के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। एकदम सही, भविष्य के लिए कोई बचत नहीं होगी। अब जब देश के लाखों लोग बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो देश के बैंकों के पास भी पैसा नहीं होगा। और जब बैंकों के पास पैसा नहीं होगा तो वे नए उद्योगपतियों को फैक्ट्रियां लगाने के लिए कर्ज कैसे देंगे? एग्जैक्टली इसका नतीजा ये होता है कि देश में कोई नया निवेश नहीं होता, और जब नई फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी तो नई नौकरियां नहीं बनेंगी। हाँ, उत्पादकता नहीं बढ़ेगी और अंततः लोगों की आय फिर से कम ही रह जाएगी। ये सप्लाई यानी आपूर्ति की तरफ से काम करने वाला एक ऐसा फंदा है जो कभी नहीं खुलता। ओहो, मतलब आय कम तो बचत कम, बचत कम तो निवेश कम, और निवेश कम तो फिर से आय कम। बिल्कुल, यही वो चक्र है। लेकिन एक मिनट, अगर कोई विदेशी निवेशक अपना पैसा लेकर वहां जाए तब तो ये चक्र टूट जाना चाहिए ना? वो कैसे? मतलब कोई कहे कि ठीक है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मैं अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी और आधुनिक जूतों की फैक्ट्री लगा देता हूँ, लोगों को नौकरी मिलेगी और गरीबी दूर हो जाएगी। ये इतना आसान क्यों नहीं है? बहुत ही बढ़िया सवाल है, और यहीं पर वो दूसरा फंदा काम आता है जिसे हम डिमांड यानी मांग की तरफ का दुष्चक्र कहते हैं। अच्छा, डिमांड साइड। हाँ, नक्सन ने इसके लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया है जिसे अर्थशास्त्र में द शू फैक्ट्री पैराडॉक्स कहा जाता है। जूतों की फैक्ट्री का विरोधाभास। हाँ, तो मान लीजिए किसी ने करोड़ों रुपए लगाकर एक दूर दराज के गरीब इलाके में जूतों की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल दी, 1000 लोगों को नौकरी पर रख लिया और उन्हें अच्छी सैलरी भी देने लगे। ठीक है, तो वो लोग पैसे कमाएंगे और उनकी गरीबी दूर होगी। लेकिन क्या वे अपनी सारी सैलरी से सिर्फ जूते खरीदेंगे? नहीं, जाहिर है उन्हें खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, सिर्फ जूते थोड़ी खाएंगे। बिल्कुल,
और क्योंकि उस इलाके में और कोई फैक्ट्री नहीं है, तो वे मजदूर अपना पैसा जूतों पर खर्च नहीं करेंगे। ओह, समझ गया। और दूसरी तरफ देश के बाकी लोग इतने गरीब हैं कि वे भी वो जूते नहीं खरीद सकते। मतलब उस फैक्ट्री में लाखों जूते बनकर पड़े रहेंगे, कोई उन्हें खरीदेगा नहीं, भयंकर घाटा होगा और अंततः फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। जिन 1000 लोगों को नौकरी मिली थी, वे वापस बेरोजगार हो जाएंगे। वाह, तो मतलब समस्या सिर्फ ये नहीं है कि पैसा नहीं है, बल्कि समस्या ये है कि बाजार का आकार ही बहुत छोटा है। हाँ, जिसे नर्क से स्मॉल साइज ऑफ द मार्केट कहते हैं। जब लोगों के पास खरीदने की ताकत ही नहीं है, तो कोई एक फैक्ट्री लगाकर भी क्या कर लेगा? एकदम सही पकड़ा आपने। और यहीं से हमारी पहली बड़ी रणनीति यानी बैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजी या संतुलित विकास का विचार जन्म लेता है। अच्छा, तो ये थ्योरी क्या कहती है? ये सिद्धांत कहता है कि अकेले जूतों की फैक्ट्री लगाकर सफल होना नामुमकिन है। इसके लिए एक साथ एक ही समय पर कई अलग-अलग तरह के उद्योगों में भारी निवेश करना होगा। मुझे ये थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। क्या ये कुछ वैसा ही है जैसे आज के दौर में एक नया शॉपिंग मॉल खोला जाता है? कैसे? थोड़ा समझाइए। देखिए, अगर शहर के बाहर एक वीरान इलाके में सिर्फ एक जूतों की दुकान खोल दी जाए, तो कोई भी ग्राहक वहां इतनी दूर सिर्फ जूते लेने नहीं आएगा, दुकान बंद हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अगर पूरा का पूरा एक विशाल मॉल बनाया जाए, जिसमें एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट हो, सिनेमा हॉल हो, कपड़ों के बड़े ब्रांड्स हों, बच्चों के लिए गेमिंग जोन हो, तो क्या होगा? तो पूरा एक इकोसिस्टम बन जाएगा। हाँ, लोग कहेंगे कि चलो वहां चलते हैं, फिल्म देखेंगे, फिर खाना खाएंगे और शायद कुछ कपड़े या जूते भी खरीद लेंगे। मतलब एक दुकान का ग्राहक दूसरी दुकान का ग्राहक बन जाता है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। क्या ये बैलेंस ग्रोथ भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है? हाँ, हालांकि किसी देश की अर्थव्यवस्था एक मॉल से कहीं ज्यादा जटिल होती है, लेकिन मूल तर्क बिल्कुल यही है। अर्थशास्त्र में इसे कॉम्प्लीमेंटैरिटीज ऑफ डिमांड कहते हैं। मांग की पूरकता। हाँ, अगर सरकार या बड़े निवेशक एक साथ जूतों की फैक्ट्री, कपड़ों की मिल, ब्रेड बनाने का कारखाना और सीमेंट का प्लांट सब एक साथ शुरू करें, तो जूते की फैक्ट्री के मजदूर अपने पैसों से कपड़ा और ब्रेड खरीदेंगे। और कपड़ा मिल के मजदूर जूते और सीमेंट खरीदेंगे। एग्जैक्टली, वे सब एक दूसरे के ग्राहक बन जाएंगे। अचानक से बाजार का आकार बड़ा हो जाएगा और कोई भी उद्योग घाटे में नहीं जाएगा। सुनने में तो ये बहुत ही जादुई लगता है। मतलब एक झटके में पूरी अर्थव्यवस्था दौड़ने लगेगी। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। एक मॉल बनाने के लिए भी पहले जमीन समतल करनी होती है, वहां तक जाने के लिए एक अच्छी सड़क चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए। हाँ, ये सब तो चाहिए ही। तो एक गरीब देश जिसके पास खाने को पैसे नहीं है, वो एक साथ 20 फैक्ट्रियां लगाने के लिए बिजली, पानी और सड़कें कहां से लाएगा? और यहीं पर संतुलित विकास का ये खूबसूरत सपना एक बहुत बड़ी और कठोर वास्तविकता से टकराता है। इसके लिए पीएन रोजेनस्टीन रोडान ने एक सिद्धांत दिया है जिसे द बिग पुश कहा जाता है। द बिग पुश मतलब एक बहुत बड़ा धक्का। हाँ, इस सिद्धांत का मानना है कि किसी अर्थव्यवस्था को इस गरीबी के दलदल से बाहर निकालने के लिए थोड़े बहुत या छोटे-मोटे निवेश से काम नहीं चलेगा। थोड़ा थोड़ा करके विकास नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, एक बहुत बड़ा भारी भरकम धक्का मारना होगा। एक न्यूनतम विशाल निवेश की दरकार होती है। लेकिन ये धक्का असल में किस चीज का है? मतलब पैसा लगाना कहाँ है? ये धक्का है उस बुनियादी ढांचे में भारी निवेश का, जिसकी आप अभी बात कर रहे थे। इसे सोशल ओवरहेड कैपिटल या एसओसी कहते हैं। मतलब सड़कें, बंदरगाह, रेलवे और बिजली के पावर प्लांट। हाँ, और रोडान कहते हैं कि इन चीजों के साथ अविभाज्यताएं या इनडिविजिबिलिटीज जुड़ी होती हैं। अविभाज्यताएं, इसका क्या मतलब हुआ? बनेगा या बिल्कुल नहीं बनेगा? एग्जैक्टली। शुरुआत में ही करोड़ों अरबों रुपए का भारी निवेश करना ही पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, इनका जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। एक मिनट, जेस्टेशन पीरियड मतलब वो समय जो निवेश करने और उससे फायदा मिलने के बीच का होता है। बिल्कुल सही। मान लीजिए आज एक पन बिजली डैम बनना शुरू होता है, तो 15 साल तक सिर्फ पैसा खर्च होगा। बाप रे, 15 साल? हाँ, और 15 साल बाद जाके वहां से पहली यूनिट बिजली बनेगी। अब आप खुद सोचिए, क्या कोई प्राइवेट निवेशक या कंपनी ऐसा रिस्क लेगी? शायद कोई नहीं। एक निजी कंपनी तो यही चाहेगी कि आज पैसा लगाऊं और अगले साल से मेरी फैक्ट्री मुनाफा देने लगे। वो पूरे देश की सड़कें क्यों बनाएगा? ठीक, यही बात अर्थशास्त्री W.A. लेविस भी समझाते हैं।
वे प्राइवेट प्रॉफिट और सोशल बेनिफिट के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। मतलब निजी मुनाफा और सामाजिक लाभ। हाँ, एक सड़क या एक पावर प्लांट से निजी कंपनी को शायद तुरंत कोई फायदा ना हो, लेकिन पूरे समाज और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए वो सड़क संजीवनी का काम करती है। तो ऐसी में तो सरकार को ही आना पड़ेगा। बिल्कुल। इसीलिए इस बिग पुश के लिए राज्य यानी सरकार की भूमिका अनिवार्य हो जाती है। सरकार को भारी निवेश करना होगा। रुको, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा झोल नजर आ रहा है। अच्छा, क्या झोल? हम बात कर रहे हैं उन देशों की जो भयंकर गरीबी के दुष्चक्र में फंसे हैं, जिनके पास बचत नहीं है, निवेश नहीं है। हाँ। और अब ये संतुलित विकास का सिद्धांत कह रहा है कि उन्हें गरीबी से बाहर निकलने के लिए एक साथ दर्जनों फैक्ट्रियां लगानी होंगी, विशाल डैम बनाने होंगे और करोड़ों डॉलर का निवेश करना होगा। बिल्कुल, यही तो थ्योरी है। लेकिन ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि कोई भूखा और कमजोर इंसान डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर कहे कि तुम्हारी कमजोरी का इलाज ये है कि तुम रोज 10 किलो बादाम और सेब खाओ। हाँ, जिस देश के पास एक जूता फैक्ट्री को ठीक से चलाने के लिए कुशल इंजीनियर और मैनेजर नहीं है, आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक साथ 50 अलग अलग उद्योग शुरू कर दें और उन सबको एक दूसरे के साथ बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेट भी करे। जब आप एक साथ हर जगह पैसा लगाते हैं तो अचानक से संसाधनों का अकाल पड़ जाता है। ओह, मतलब ईंटों की कमी हो जाएगी, सीमेंट खत्म हो जाएगा। हाँ, अच्छे मजदूरों की कमी हो जाएगी। जब हर कोई एक ही समय पर चीजें मांग रहा है तो महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा। और इस पूरी बहस में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज को तो शायद पूरी तरह से भुला ही दिया गया है। मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। मतलब अगर देश का सारा पैसा, सारे मजदूर और सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ स्टील प्लांट, कपड़े की मिलें और चमड़े के कारखाने लगाने में लगा है, तो फिर खेतों में कौन काम कर रहा है? बिल्कुल सही। H.W. सिंगर ने ठीक यही महत्वपूर्ण तर्क पेश किया था कि इन करोड़ों मजदूरों के लिए अनाज कौन उगा रहा है? हाँ, ये संतुलित विकास और भारी औद्योगिकरण के नशे की सबसे बड़ी खामी है, कृषि की घोर अनदेखी। तो इसका असर क्या होगा? देखिए, जब आप फैक्ट्रियों में मजदूरों को नई और अच्छी सैलरी देना शुरू करते हैं तो वो क्या करते हैं? वे बेहतर खाना चाहते हैं, वे ज्यादा अनाज, दूध और सब्जियां मांगते हैं। लेकिन खेतों में तो कोई नया निवेश हुआ ही नहीं, ना कोई नया ट्रैक्टर आया, ना बेहतर बीज। मतलब अनाज का उत्पादन तो उतना का उतना ही है। एकदम सटीक। अब स्थिति ये है कि लोगों की जेब में नया पैसा है और वे भोजन खरीदना चाहते हैं, लेकिन बाजार में भोजन है ही नहीं। इसका सीधा सा परिणाम तो यही होगा कि खाने पीने की चीजों की कीमतें रॉकेट की तरह आसमान छूने लगेंगी। बिल्कुल, भयानक मुद्रास्फीति यानी महंगाई आ जाएगी। और यह महंगाई इतनी खतरनाक होती है कि वो फैक्ट्रियों से मिलने वाले उस नए मुनाफे को पूरी तरह निगल जाती है। बाप रे। और इसके अलावा भी कोई कमी है क्या इस मॉडल में? हाँ, जेकब वाइनर ने एक और बिंदु उठाया था कि ये मॉडल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी लगभग भूल ही जाता है। एक देश हर चीज खुद बनाए ये जरूरी नहीं है, वो कुछ चीजें बाहर से आयात भी तो कर सकता है। तो अगर सब कुछ एक साथ करना असंभव है और उसमें इतने सारे खतरे हैं, तो फिर व्यावहारिक रास्ता क्या है? क्या ये गरीब देश हमेशा के लिए इसी दलदल में पड़े रहेंगे? नहीं, और यहीं से हमारे एकेडमिक स्रोतों में एक बहुत ही यथार्थवादी और बेहद दिलचस्प विचार का प्रवेश होता है, अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजी या असंतुलित विकास की रणनीति। अच्छा, तो ये क्या है? ये सिद्धांत स्वीकार करता है कि हमारे पास एक साथ सब कुछ करने के लिए पैसे और संसाधन नहीं है। तो हर्शमैन, सिंगर और रोस्टॉव जैसे विद्वान कहते हैं कि सब कुछ ठीक करने की कोशिश मत करो। तो फिर क्या करें? जानबूझकर अपनी अर्थव्यवस्था के कुछ चुनिंदा लीडिंग सेक्टर्स में सारा पैसा झोंक दो और बाकी अर्थव्यवस्था में असंतुलन और तनाव पैदा होने दो। मुझे ये असंतुलित वाला हिस्सा थोड़ा अजीब लग रहा है। मतलब क्या वे जानबूझकर मुसीबत मोल ले रहे हैं? हाँ, एक तरह से। इसे मैं कैसे समझूं? क्या ये ऐसा हुआ कि कोई मेयर किसी शहर की बहुत ही संकरी और भीड़-भाड़ वाली गली के बीचों बीच एक विशाल चमचमाता हुआ बिजनेस टेक पार्क बना दे? बिल्कुल, और वहां ना अच्छी सड़कें हो, ना मेट्रो हो, ना पार्किंग की जगह हो। हाँ। अब वहां रोज हजारों लोग काम करने आएंगे, भयंकर ट्रैफिक जाम लगेगा, लोग घंटों जाम में फंसे रहेंगे, हॉर्न बजेंगे, प्रदूषण होगा। तो कोई भी समझदार प्रशासन जानबूझकर ऐसी आफत क्यों गले लगाएगा? वही तो मेरा सवाल है। क्योंकि अगर वो मेयर उस टेक पार्क को बनाने से पहले उस इलाके की सड़क चौड़ी करने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजता, तो क्या होता? शायद फाइलें सालों तक दफ्तरों में धूल खाती रहती। कोई उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वहां कोई अर्जेंसी नहीं थी। लेकिन अब वहां हर रोज जाम लग रहा है। अमीर आईटी कंपनियों के कर्मचारी परेशान हैं, उनका काम रुक रहा है। हाँ, वे मेयर पर दबाव डालेंगे, स्थानीय लोग प्रदर्शन करेंगे, मीडिया में बवाल मचेगा,
तो प्रशासन को मजबूर होकर रातों रात उस सड़क को चौड़ा करने का बजट पास करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, शायद उन्हें वहां एक नया फ्लाईओवर या मेट्रो लाइन भी बनानी पड़े। असंतुलित विकास का सिद्धांत बिल्कुल यही कहता है। वाओ! तनाव पैदा करो ताकि समाधान खुद ब खुद निकल कर आए। यहाँ समस्या ही समाधान को खींच कर ला रही है। ये तो बहुत ही चालाकी भरी रणनीति है। बिल्कुल। आप एक जगह असंतुलन पैदा करते हैं और फिर पूरा सिस्टम उस असंतुलन को ठीक करने के लिए दौड़ पड़ता है। हाँ, और अर्थशास्त्र में इस खिंचाव को लिंकेज इफेक्ट्स कहा जाता है। लिंकेज इफेक्ट्स। हाँ, ये इस थियोरी का दिल है। इसे हम दो तरह से देख सकते हैं, बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये बैकवर्ड लिंकेज क्या बला है? ये है कि हमारे पास सिर्फ 100 करोड़ रुपए हैं और हम इससे सिर्फ एक बड़ी कार बनाने की फैक्ट्री लगाएंगे, बाकी किसी चीज में पैसा नहीं लगाएंगे। ठीक है, कार फैक्ट्री लग गई। लेकिन कार हवा से तो बनेगी नहीं। उसे बनाने के लिए स्टील चाहिए, टायर के लिए रबर चाहिए, खिड़कियों के लिए शीशा चाहिए। अच्छा, तो कार कंपनी इन चीजों की भारी मांग करेगी। अचानक से देश में स्टील और शीशे की जरूरत पैदा हो जाएगी। बिल्कुल। और जैसे ही ये मांग पैदा होगी, देश के जो निजी निवेशक कल तक डरे हुए थे, वो कहेंगे कि अरे, इस कार कंपनी को स्टील चाहिए, चलो एक स्टील का कारखाना लगाते हैं, मुनाफा पक्का है। जीनियस। मतलब आपने आगे का उद्योग लगाया और उसने अपने पीछे के उद्योगों यानी स्टील और रबर को खुद ब खुद खींच लिया। इसे बैकवर्ड लिंकेज कहते हैं। एकदम सही। तो फिर फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है? आगे की तरफ धक्का देना। बिल्कुल सही समझे। मान लीजिए सरकार कार फैक्ट्री नहीं लगाती, इसके बजाय हिर्शमैन की एक डाइवर्जेंट सीरीज की रणनीति अपनाती है। डाइवर्जेंट सीरीज मतलब वो सारा पैसा एक विशाल बिजली के पावर प्लांट यानी बुनियादी ढांचे में लगा देती है। अब पूरे इलाके में 24 घंटे बहुत सस्ती बिजली उपलब्ध है। तो इस सस्ती बिजली को देखकर नए उद्यमी आकर्षित होंगे। हाँ, वे सोचेंगे कि यहाँ बिजली बहुत सस्ती है, क्यों ना हम यहाँ एक धागा बनाने की मिल लगा लें या कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा लें। समझ गया। आपने एक बुनियादी सुविधा दी और उसने आगे के नए उद्योगों के लिए रास्ता खोल दिया। तो ये फॉरवर्ड लिंकेज है। एग्जैक्टली। तो नीति निर्माताओं को बस ये तय करना है कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा खिंचाव या लिंकेजेस है और सारा पैसा रणनीतिक रूप से उसी में लगा देना है। ये तो संतुलित विकास वाले उस सब कुछ एक साथ करो वाले दुस्वप्न से बहुत ज्यादा व्यवहारिक लगता है। ये असल दुनिया की वास्तविकता के काफी करीब है। ये वास्तविकता के करीब जरूर है और इसने निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण भी किया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, अर्थशास्त्र में कोई भी थ्योरी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती। मुझे भी लग रहा था कि इसमें कुछ तो गड़बड़ होगी। इस जानबूझकर तनाव पैदा करने वाले मॉडल की भी कुछ बहुत गंभीर कमियां हैं, जिन पर अर्थशास्त्रियों ने कड़ी आपत्ति जताई है। जैसे कि मैं ये सोच रहा था कि सिर्फ ट्रैफिक जाम लगा देने से हमेशा रातों रात फ्लाईओवर नहीं बन जाते। हो सकता है लोग उस जाम से तंग आकर उस शहर को ही छोड़कर चले जाएं। ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है और प्रमुख आलोचक पॉल स्ट्रीटन ने बिल्कुल यही तर्क दिया है। अच्छा, पॉल स्ट्रीटन क्या कहते हैं? उनका कहना है कि ये असंतुलित मॉडल एक अधूरा सिद्धांत है जो विकासशील देशों में उत्पन्न होने वाले प्रतिरोधों या रेजिस्टेंस की अनदेखी करता है। प्रतिरोध सुनकर क्या मतलब है? राजनीतिक और सामाजिक प्रतिरोध? बिल्कुल। मान लीजिए आपने तनाव पैदा कर दिया, आपने एक उद्योग लगा दिया, लेकिन उसके लिए कच्चा माल नहीं है। अब थ्योरी के हिसाब से तो किसी को कच्चा माल बनाने की फैक्ट्री लगानी चाहिए। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन विकासशील देशों में भ्रष्टाचार होता है, लाल फीताशाही होती है, राजनीतिक अस्थिरता होती है। वो समझ गया। हो सकता है कि जो नया फ्लाईओवर बनना था, उसका ठेका किसी भ्रष्ट नेता के रिश्तेदार को मिल जाए और वो फ्लाईओवर कभी बने ही ना। एकदम सही। तो मतलब जो तनाव हमने ये सोचकर पैदा किया था कि वो एक रचनात्मक समाधान लाएगा, वो असल में सिस्टम को और ज्यादा तोड़ सकता है। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। और कोई नुकसान है इसका? हाँ, एक और बहुत बड़ा खतरा है जिसका जिक्र थरवाल ने किया है। वे कहते हैं कि इस चक्कर में कई देश अपना पूरा फोकस सिर्फ एक या दो लीडिंग उत्पादों पर कर देते हैं। जैसे कोई देश तय करे कि हम सिर्फ कॉफी उगाएंगे या सिर्फ रबर पैदा करेंगे। बिल्कुल, खासकर निर्यात के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें उनकी महारत है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अचानक से कॉफी या रबर की कीमतें गिर जाएं तो पूरे की पूरी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, क्योंकि उनके पास खुद को बचाने के लिए कोई दूसरा उद्योग है ही नहीं। बाप रे, मतलब सारा पैसा एक ही टोकरी में रख दिया। हाँ, इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का गंभीर संकट कहते हैं। आप आयात तो दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं,
लेकिन निर्यात सिर्फ कॉफी कर रहे हैं। अगर कॉफी पिटी तो देश दिवालिया हो सकता है। ये तो डरावना है। और अंततः इस असंतुलित मॉडल में भी वही एक बहुत बड़ी और पुरानी खामी मौजूद है जो बैलेंस ग्रोथ में थी। कहीं आप कृषि की अनदेखी की बात तो नहीं कर रही हैं? एग्जैक्टली। दोनों ही रणनीतियां मुख्य रूप से औद्योगिकरण को ही विकास मानती हैं। कृषि क्षेत्र पर ध्यान ना देने के कारण समाज में एक तरफा या लॉपसाइडेड विकास हो सकता है। मतलब शहरों में तो चमचमाती फैक्ट्रियां लग जाएंगी, कुछ लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, लेकिन ग्रामीण इलाके उसी भयंकर गरीबी में ही रह जाएंगे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये विकास का एक बहुत ही अजीबोगरीब विरोधाभास नजर आता है। हाँ, काफी हद तक। मतलब एक तरफ बिग पुश का विचार है जो कहता है कि पूरे सिस्टम को एक साथ धक्का दो ताकि कोई पीछे ना छूटे, लेकिन उसके लिए आपके पास वो अपार पूंजी होनी चाहिए जो एक गरीब देश के पास होती ही नहीं है। और दूसरी तरफ असंतुलित विकास का विचार है जो कहता है कि एक जगह भारी निवेश करके तनाव पैदा करो और पूरी अर्थव्यवस्था को पीछे से आगे की ओर खींचो। लेकिन इस तनाव में अर्थव्यवस्था के टूटने, महंगाई बढ़ने और भ्रष्टाचार के हावी होने का बहुत बड़ा खतरा है। दोनों के अपने मजबूत तर्क हैं और दोनों की अपनी गंभीर कमियां हैं। बिल्कुल। लेकिन दोनों रणनीतियों ने अर्थशास्त्र को ये जरूर सिखाया है कि पूंजी की कमी और प्राथमिकताओं के बीच संतुलन कैसे बिठाया जाए। एक बहुत ही सही निष्कर्ष है। लेकिन आज के इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक नए नजरिए पर बात करना चाहता हूं। अच्छा, वो क्या? हमने ये पूरी ऐतिहासिक आर्थिक बहस देखी जिसमें नक्से, हिर्शमैन और बाकी विद्वानों के विचार शामिल थे। ये सब मुख्य रूप से भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भारी उद्योगों और कारखानों पर केंद्रित रहा है। हाँ, स्टील प्लांट, रेलवे, ये सब। लेकिन जरा सोचिए, आज हम जिस आधुनिक डिजिटल युग में जी रहे हैं, वहां क्या किसी देश का सबसे बड़ा आर्थिक विकास जरूरी है कि बड़े-बड़े कारखानों से ही आए? आप डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। आज तो सबसे ज्यादा ग्रोथ सॉफ्टवेयर कोड, डिजिटल सेवाओं या इंटरनेट से आ रही है। ये असल में आज के समय का सबसे प्रासंगिक सवाल है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या आज के समय में इस बिग पुश की परिभाषा बदल गई है? ये बहुत ही दिलचस्प एंगल है। मतलब क्या इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने भौतिक कारखानों के बिना ही लिंकेज इफेक्ट्स के नियम पूरी तरह से बदल दिए हैं? बिल्कुल, डिजिटल बुनियादी ढांचा भी तो एक तरह का एसओसी ही है। हाँ। क्या एक विकासशील देश बिना करोड़ों डॉलर के विशाल कंक्रीट के डैम और हाईवे बनाए सीधे डिजिटल दुनिया में छलांग लगाकर इस गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ सकता है? क्या बात है! क्या आज के युग में कोड कंक्रीट की जगह ले सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो पुराने सिद्धांतों की नींव हिला देता है और आगे की खोजबीन के लिए एक नया खुला विचार देता है। सच में? इसका जरूर विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है।